नमस्कार दोस्तों, एएससीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। और तुम लोग सीटेट मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट यानी कि 1 to 5 एंड पेपर सेकंड दोनों का कंबाइंड सिलेबस अध्ययन कर रहे थे। अब तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा, डेटा हैंडलिंग पढ़ा और उसके बाद हम लोगों ने मेंसुरेशन को देखा, अर्थात संख्याओं के विषय में जाना, आंकड़ों के विषय में जाना। और हमने अभी लेटेस्ट जो वीडियो पढ़ी उसमें हम लोगों ने मेंसुरेशन या क्षेत्र मिति के विषय में समझा। ठीक है, अब हम आज से शुरू करने जा रहे हैं ज्योमेट्री यानी कि रेखा गणित। देखिए यहां से आपको ज्यादातर प्रश्न तो आपको मिक्स करके पूछता है, यानी कि 4-5 ऑप्शन दे देगा और उसमें से कहेगा कि पहचानिए। ज्योमेट्री की खासियत यह है, इसकी थ्योरी आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बगैर थ्योरी के आप इसको कर नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए इसकी थ्योरी को जरा ध्यान समझिएगा। काफी सारी चीजें हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, बस केवल एक तो समझा देंगे, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं रेखा गणित को। देखिए नाम में ही लग रहा है कि रेखा गणित, अर्थात पूरे इस चैप्टर में या पूरे इस जितना हम इसको पढ़ेंगे टॉपिक्स को, हर में कहीं ना कहीं रेखा आपको किसी न किसी फॉर्म में लाइन आपको दिखेगी। ठीक है, किसी न किसी फॉर्म में दिखेगी। अब देखिए ज्योमेट्री की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट होता है, जैसे अगर हम पेन रख दें यहाँ पे, जैसे हमने ये मार्कर यहाँ पे रखा या आप पेन रखेंगे, पेंसिल रखें, कुछ भी रखेंगे, जैसे रखेंगे तो यहाँ पे एक बिंदी बन जाती है ना। आपको दिख रहा होगा एक यहाँ पे डॉट बन गया। इसी डॉट को हम कहते हैं बिंदु। क्या कहते हैं? बिंदु। देखिए हर एक टर्म्स को ध्यान से समझिएगा। क्या कहते हैं? बिंदु। कागज पर जब हम पेन को रखते हैं या कागज पर पेन द्वारा बनाया गया निशान, कागज पर पेन द्वारा बनाया गया न्यूनतम निशान ही क्या होता है? बिंदु। इसके अतिरिक्त आप इसे छोटा कुछ नहीं बना सकते। ठीक है, आपका पेन पतला है तो उतना छोटा आपका होगा ही होगा। क्लियर? अच्छा, तो बिंदु की बात हो गई। बिंदु क्या होता है भैया? पेन द्वारा, पेंसिल द्वारा, मार्कर द्वारा या किसी भी लिखने के उपकरण द्वारा बनाया गया एक निशान। क्लियर? अब देखिए बिंदु के बारे में बात करें तो दो बिंदुओं को, जैसे ये बिंदु हो गया, ये बिंदु, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को या दो बिंदुओं को मिलाने वाले दूरी को क्या कहते हैं? रेखा खंड कहते हैं। ध्यान समझे रहिएगा, दो बिंदुओं को मिलाने वाले लाइन को क्या कहते हैं? रेखा खंड कहते हैं। ठीक है, रेखा खंड। ध्यान रखे रहिएगा, यहां पे जो बिंदु है इसका मतलब ये है ये लाइन केवल इतनी ही बड़ी है, इससे बड़ी नहीं हो सकती। क्लियर? रेखा खंड। अब बात करते हैं, देखिए ये दोनों फिगर में अगर आप ध्यान से देखें, दोनों के दोनों फिगर सेम लग रहा है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है। अब यहाँ पे एरो है, यहाँ पे एरो है, इसको बोलेंगे रेखा। अब आप सोचेंगे कि दोनों में अंतर क्या है? अंतर देखिए, रेखाखंड का मतलब यह है केवल ए से बी तक या बी से ए तक, इसके अतिरिक्त जरा भी हमको बढ़ना नहीं है। लेकिन वही रेखा की बात करें तो रेखा अनंत तक बढ़ सकती है, अर्थात ये ए से इधर भी जा सकती है, ये उधर भी जा सकती है। तो जब किसी लाइन में या किसी रेखा खंड में दोनों तरफ तीर के निशान देखे जाएं तो उसका मतलब होता है रेखा अनंत तक बढ़ सकती है, आप चाहे जहां तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो रेखा और रेखा खंड में अंतर यही है। रेखा खंड मतलब जैसे समझ लीजिए कि लक्ष्मण रेखा, उसके आगे आपको जाना ही नहीं है। और आपका रेखा मतलब जहां मन तहां जाइए। ठीक है, कोई सीमा रेखा नहीं है। क्लियर? चलिए, तो ये हो गई बात रेखा और रेखा खंड की। अब अगर बात करें कि एक बिंदु पर अगर ये फिक्स हो गया और दूसरे बिंदु पर ये चलता जा रहा है तो इसको हम कहते हैं किरण। क्या कहते हैं? किरण। या क्या कहते हैं? रेज। क्या कहते हैं? रेज। जैसे सूर्य से रोशनी आती है, कहां तक जाती है हमें क्या पता, तो सूर्य से रोशनी निकली, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। ठीक है, तो जब रेखा खंड एक तरफ बंद हो, इसका मतलब है बंद, दूसरी तरफ खुली हो, तो ऐसी आकृति को या ऐसी संरचना को या ऐसी डिजाइन को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। ठीक है, रेखाखंड मतलब जो दोनों तरफ से बंद हो, आगे ना बढ़े। रेखा मतलब जो दोनों तरफ बढ़ सकती है। उसके बाद में किरण। किरण मतलब जो केवल एक तरफ बढ़ती है। क्लियर? अच्छा, अब देखिए अगर दो रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को, जैसे हम लोग ये भाला घोंप दिए, ये भी घोंप दिए, तो ऐसे बिंदु को या ऐसी रेखाओं को हम कहते हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदित
रेखाएं, ठीक है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदीय रेखाएं। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदीय रेखाएं। अच्छा, जब दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटे, ठीक है, देखिए कत्तों नहीं, देखिए ये पूरा पूरा ऐसे निकलते जा रहे हैं। इन रेखाओं को आप टेढ़ा मेढ़ा भी बना सकते हो, आपकी मर्जी, जैसे मैं तैसे बना दो। अब ये रेखाएं एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगी, ठीक है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को या बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना काटें और वो अनंत तक बढ़ती जाएं तो ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं। क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं। देखिए यही से हमारा टॉपिक चलने लगा। जैसे अगर हम कह दें ये दोनों लाइन, इन दो लाइन को चाहे ऐसे आप आगे बढ़ा दीजिए, चाहे ऐसे नीचे कर दीजिए, तो ये दोनों कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, तो ऐसी रेखाओं को कहते हैं समांतर रेखाएं। इसकी एक और खासियत है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बीच की जो दूरी रहती है हमेशा बराबर रहती है। ये जो गैपिंग है हमेशा क्या रहती है? बराबर। तो समांतर रेखाओं की खासियत यही है कि इनके बीच की जो दूरी रहती है वो हमेशा बराबर रहती है और ये रेखाएं कभी भी नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो ये हो गई समांतर रेखाएं। क्लियर? चलिए रेखाओं के विषय में थोड़ी सी जानकारी हम और लेते हैं। जब एक रेखा पर दूसरी रेखा सीधी आके गिर जाए, ठीक है, जब एक रेखा पर दूसरी रेखा सीधी आके गिर जाए तो ऐसी रेखा को हम क्या कहते हैं? ऐसी रेखा को हम कहते हैं समकोणीय रेखा। क्या कहते हैं? समकोणीय रेखा, ठीक है। समकोणीय या समलंब रेखा, ठीक है। समलंब मतलब एक रेखा ऐसी है उस पे क्या सीधा एकदम टेढ़ा मेढ़ा नहीं, सीधा गिर जाए तो क्या कहते हैं? समकोणीय। ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गिरने का मतलब ये हुआ, या मोटा मोटा कह दें जब दो रेखाओं के बीच कोण कितना बन जाए? 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? समकोणीय रेखा। क्लियर? चलिए आपके सिलेबस के अनुसार बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण, ये हमने समझा दिया आपको, ठीक है। चलिए अब देखिए, जब कोई रेखा या जब कोई रेखा टेढ़े मेढ़े मार्ग से होके जाए, टेढ़े मेढ़े मार्ग से होके जाए, टेढ़े मेढ़े मार्ग से होके जाए तो ऐसी रेखा को हम क्या कहते हैं? वक्र या वक्रीय रेखा। क्लियर? वक्रीय रेखा। तो वक्रीय रेखा मतलब जब रेखाखंड कहीं ना मिलता हो, जैसे कि यहां से यहां शुरू हो, यहां ऐसे सांप की तरह जा रहा है, टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, ऐसे घूम के कोचिंग जा रहा है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? वक्रीय रेखा। क्लियर? वक्रीय रेखा। अच्छा, आप कंफ्यूजन ये आती है, अच्छा तो क्या ये भी वक्रीय रेखा है? नहीं, ये वक्रीय रेखा नहीं है। वक्रीय मतलब जो एक कर्व में, ठीक है, कर्व फॉर्म में जाए, ऐसे ऐसे होके जाए। क्योंकि देखिए ये भी टेढ़ा मेढ़ा है, तो लेकिन ध्यान से समझिए, यहां से यहां तक का पोर्शन एक खड़ी रेखा है या सीधी रेखा है, फिर यहां से यहां तक का पोर्शन भी एक सीधी रेखा है, इसलिए इसको वक्रीय नहीं कहा जाएगा। वक्रीय रेखा मतलब जैसे रस्सी का मुड़ना हो गया या हाथ ऐसे हम सिकोड़ दें तो ये वक्र फॉर्म है, ऐसे वक्र फॉर्म है, ठीक है। लेकिन ऐसे कर देंगे या दो रेखा ऐसे बना देंगे तो ये वक्र फॉर्म नहीं है। क्लियर? तो ये हो गई वक्रीय रेखा। क्लियर? वक्रीय रेखा। चलिए अब देखिए, वक्रीय रेखा के को समझने के पश्चात अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले टर्म्स के विषय में चर्चा करते हैं। देखिए, जब दो रेखाएं, देखिए जब दो रेखाएं या दो रेखा एक दूसरे से किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तब कोण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कोण का निर्माण होता है। अर्थात कोण के विषय में अगर हम आपको कहें कि कोण क्या होते हैं या कोण कैसे बनते हैं तो ध्यान समझिएगा। जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो किसका निर्माण होता है? तब निर्माण होता है कोण का। क्लियर? तब निर्माण होता है कोण का। अब कोण के बारे में बात करें या कोणों के प्रकार के बारे में बात करें तो जब कोण की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री, देखिए ऐसे समझिए, जब कोण मान लीजिए हमारा कोण ए है, जब कोण की वैल्यू ए
0 से ज्यादा हो लेकिन 90 से कम हो, जैसे कि ये कोण हो गया आपका, ये कोण हो गया आपका, ये कोण हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं? न्यून कोण। ठीक है, ऐसे कोण जो 0 से ज्यादा हो लेकिन 90 से कम हो उनको हम कहते हैं न्यून कोण। जैसे यहां हम लिख दे 60 डिग्री, हम लिख दे रहे हैं 70 डिग्री, हम लिख दे रहे हैं 88 डिग्री, तो ये सब क्या है? ये सब न्यून कोण है। ठीक है, न्यून कोण। चलिए, दूसरा हमारा आता है जब कोई कोण सीधा एकदम बराबर किसके हो? 90 अंश के, तो उसको कहते हैं समकोण। क्या कहते हैं? समकोण। क्लियर? ऐसा कोण जो केवल 90 डिग्री हो, एकदम एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, जैसे ऐसे एकदम सीधा, दो सीधी रेखाएं जब मिलती है एक बिंदु पे तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम 90 अंश। ठीक है, या समकोण कहते हैं। क्लियर? तो भैया दूसरा कोण क्या हो गया? अगर कोण ए बराबर 90 डिग्री हो गया तो इसको हम कहेंगे समकोण। क्लियर? तीसरा देखिए, जब कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए, देखिए कोण की वैल्यू 90 से ज्यादा हो लेकिन 180 से कम हो तो उसको हम कहते हैं अधिक कोण। क्या कहते हैं? अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण। ध्यान समझिएगा, पहला है हमारा न्यून कोण जो कि 90 से कम रहेगा, दूसरा है समकोण जो एग्जैक्ट 90 के बराबर रहेगा। सम मतलब बराबर। अगला है अधिक कोण जो 90 से ज्यादा लेकिन 180 से कम रहेगा। तीसरा कोण होता है हमारा 180 डिग्री। देखिए यहां से ऐसे पॉइंट बना करके, चाहे इस तरफ ऊपर बना दीजिए आप, चाहे इस तरफ नीचे बना दीजिए, दोनों में से एक तरफ केवल। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है 180 और इसको बोलते हैं हम लोग रिजु कोण। क्या बोलते हैं? रिजु कोण। रिजु कोण, या इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधा कोण। ठीक है, या क्या बोलते हैं? सीधा कोण। ठीक है, देखिए जब जैसे मान लीजिए ये दो रेखाएं हैं, इनके बीच ये ऊपर वाला कोण एक तरफ का क्या बोलते हैं? रिजु कोण, या नीचे का क्या बोलते हैं? रिजु कोण। ठीक है, रिजु रेखीय कोण। क्लियर? ध्यान समझिएगा, जब 90 के बराबर होगा समकोण, 180 के बराबर एक तरफ केवल रहता है। ध्यान से, जैसे मान लीजिए लाइन है, केवल एक तरफ इस तरफ रहेगा और या तो केवल इस तरफ, तो इसको बोलते हैं रिजु रेखीय कोण या रिजु कोण। अच्छा, अब देखिए, अब कोई कोण, देखिए कोई कोण जो, देखिए जैसे मान लीजिए हमने बना दिया ये देखिए ध्यान समझिएगा, ये कोण, अब ये मान लीजिए हमने लिखा 120, लेकिन इसके बाहर का कोण क्या होगा? इसके बाहर का कोण, तो इसके बाहर का कोण होगा हमारा, इसके बाहर का कोण होगा 360 में से 120 को घटा दीजिए, 360 में से 120 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 240। तो ये 240 जो है ये क्या कहलाता है? परिवर्तीय कोण। क्या कहलाता है? परिवर्तीय कोण। परिवर्तीय कोण को ऐसे आप समझ लीजिए पीछे वाला। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में कौन सा? पीछे वाला। क्लियर? अब ये पीछे वाला तो याद तो रहेगा नहीं। जैसे अगर हम आपसे पूछ लें 120 का परिवर्ती क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, 360 में से माइनस कर दीजिए, 360 में से आप माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर हमने पूछा 90 का परिवर्ती कोण क्या होगा, तो 360 में से आप 90 को माइनस कर दीजिए, यानी कि कितना आपका? 270। ठीक है, 270। तो परिवर्ती कोण क्या होता है? पीछे का। ठीक है, या 360 में से आप माइनस कर दीजिए, आपका हो गया। क्लियर? तो इतने प्रकार के कोण आपको जानने हैं। और 360 एक, अगर इसी को पूरा घुमा, जैसे ए बिंदु है, बिंदु के चारों तरफ का कोण कितना होता है? 360। और किसी भी बहुभुज का या त्रिभुज कुछ ले लीजिए, 360 से ज्यादा नहीं होगा। क्लियर?
देखिए, तो न्यून कोण क्या होता है? 90 से कम। सम कोण 90 के बराबर। अधिक कोण 90 से ज्यादा, 180 से कम। ऋजु कोण 180। परिवर्ती कोण जितना भी दिया रहेगा उसके पीछे वाला, या 360 माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो ये किसकी बात हो गई? ये बात हो गई कोणों के बराबर या कोणों की बात। ठीक है, कोणों की बात ये हो गई। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा टर्म्स जो है वो थ्योरी बेस पे है आज। चलिए देखिए, अब कोणों के बाद चर्चा करने के, देखिए पहले हमने चर्चा किया एक रेखा के बारे में, फिर हमने चर्चा किया दो रेखाओं से बनने वाले कोण के बारे में। आप देख रहे होंगे इन सब कोणों में दो रेखाएं आई। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, स्टेप थोड़ा सा मूव करते हैं और हम बढ़ते हैं और आगे की रेखाओं के विषय में समझते हैं। देखिए, जब हमने एक रेखाओं के विषय में पढ़ा, एक रेखा के विषय में हमने पढ़ा, तो हमें क्या मिला? हमें मिला रेखा खंड, हमें मिला किरण, हमें मिला समांतर रेखाएं, और हमें क्या मिला? हमें मिला समलंब। ठीक है, समलंब मतलब वो 90 डिग्री वाला। क्लियर? फिर हमने जब दो रेखाओं के विषय में पढ़ा, किसके विषय में? दो रेखाओं को हमने लिया, तो हमें क्या मिला? हमें मिला कोण और कोण के प्रकार। ठीक है, कोण के प्रकार, जिसमें हमने क्या देखा? न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण वगैरह। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं तीन रेखाओं पे। किस पे? तीन रेखाओं पे। अच्छा, बात समझिए, तीन रेखा कैसी? एक ये, एक ये, एक ये। ऐसी तो होगी नहीं, ये तो पूरा एक रेखा हो गई, ये तो फेल हो गया रूल। अच्छा चलो कोई नहीं, मानते हैं ये पहली रेखा, ये दूसरी रेखा, ये तीसरी रेखा। ठीक है, ऐसे ही मान लेते हैं। देखिए, 1 2 3, 1 2 3, तो ये तो कोई आकृति ही नहीं बनी, ऐसी कोई आकृति ही नहीं है। क्लियर? तो इसलिए तीन रेखाओं द्वारा, पहले सुनिए परिभाषा, तीन रेखाओं द्वारा बनी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज क्या कहते हैं? त्रिभुज, यानी कि तीन भुजा। तीन रेखाओं द्वारा बनी आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। क्या कहते हैं? तीन रेखाओं द्वारा बनी आकृति को जो चारों तरफ से, तीनों तरफ से बंद हो, हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। क्लियर? तीन रेखाओं द्वारा बनी आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। अगर एक त्रिभुज को आप ध्यान से देखें, तो एक त्रिभुज में दो चीजें होती हैं। एक रेखाएं होती हैं, 3 ठो है, देखिए 1 2 3 ठो। दूसरा यहाँ पे कोण है। क्या है? कोण। एक कोण, दो कोण, तीन कोण। यानी कि एक त्रिभुज की फॉर्मेशन जो होती है, या एक त्रिभुज कैसे बनता है? दो चीजों से, तीन रेखाओं से और तीन कोणों से। क्लियर? तीन रेखाओं से और तीन कोणों से। तो रेखाओं की बात करें, अगर तीनों रेखाएं बराबर हो जाती हैं, बराबर, तो ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। अगर तीन की तीनों रेखाएं बराबर हो गई तो समबाहु त्रिभुज। अगर दो रेखाएं बराबर होती हैं, मतलब ये और ये, तीसरी रेखा बराबर नहीं होती, तो ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं समद्विबाहु। ठीक है, और अगर एक रेखा बराबर नहीं है, तीनों अंड की बंड है, ठीक है, तो ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं विषम बाहु। क्या कहते हैं? विषम बाहु। बात को समझिएगा, जब तीनों रेखाएं, 3R हम लिख रहे हैं, ठीक है, तीनों रेखाएं बराबर हो तो समबाहु, जब दो रेखाएं बराबर हो तो विषम बाहु, और जब एक बराबर ना हो तो, सॉरी, जब दो बराबर हो तो समद्विबाहु, और जब एक को बराबर ना हो तो विषम बाहु। आप बहुत देखते होंगे त्रिभुज ऐसे बना है, तीनों बराबर है तो समबाहु। कभी कभी देखते होंगे त्रिभुज ऐसे रहता है, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ एक को बराबर नहीं है तो ये विषम बाहु। और देखते होंगे आप, जैसे टेंट वगैरह बनता है, टेंट वगैरह ऐसे, तो इसमें ये वाला इसके बराबर है,
तो ये कौन सा होगा, ये होगा आपका समद्विबाहु। द्वि मतलब दो, समद्विबाहु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोणों की बात करें, कोणों की बात करें, जब देखिए तीन कोण इसमें होते हैं, तीन कोण, जब सभी कोण क्या हो, न्यून कोण हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज अर्थात इनमें से कोई भी कोण 90 डिग्री के ऊपर नहीं होगा, 90 डिग्री के ऊपर नहीं होगा। 60 मान लीजिए, 60 मान लीजिए, 60 या 45 लेकिन 90 गौड़ जाएगा। मान लीजिए 20 70 20 और 30 100 और 80 मान लीजिए, तब भी नहीं होगा। ठीक है, कुल मिला के बात यह हुई कि अगर त्रिभुज के तीनों कोण 90 से कम है, एक 90 से कम है, तो उसको हम कहेंगे न्यून कोण। तीनों कोणों में से कोई भी एक अगर 90 के बराबर हो गया तो होगा समकोण त्रिभुज। क्या होगा भैया, समकोण त्रिभुज। और अगर तीनों कोणों में से एक कोण 90 से ज्यादा हो गया, 90 से ज्यादा हो गया, तो इसको हम कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, बात समझ में आई आपको। देखिए, अगर इस पूरी थ्योरी को देखें तो ये जो डिवीजन हमने किया है, आप देख पा रहे होंगे, ये ऊपर वाला जो हिस्सा हमने डिवीजन किया है, ये हमने रेखाओं के आधार पे किया है। ठीक है, किसके आधार पे, रेखाओं के आधार पे। वही अगर नीचे वाले की बात करें तो हमने कोण के आधार पे किया है। किसके आधार पे, कोण के आधार पे। अर्थात त्रिभुज को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, पहला भुजाओं के आधार पे या रेखाओं के आधार पे। भुजाओं की बात करें तो अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो समबाहु, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। दो भुजाएं बराबर हैं तो समद्विबाहु, एक भुजा बराबर नहीं है तो विषम बाहु। ठीक है, कोणों की बात करें, अगर तीनों कोण 90 से कम है तो न्यून कोण त्रिभुज, क्योंकि कोण में आपने पढ़ा था न्यून कोण क्या होता है। अगर तीनों कोणों में से एक 90 है तो समकोण। अगर तीनों कोणों में से एक 90 से ज्यादा है तो अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज। क्लियर। अब इन तीनों ये त्रिभुज की ये परिभाषा आप समझ लीजिए, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपनी चीजों को समझते हैं। ठीक है, देखते रहिएगा, हर चीज को समझना जरूरी है। अब देखिए, त्रिभुज तो हमने बना लिया, हमने समझ भी लिया। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखे रहिएगा त्रिभुज के विषय में, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं और बहुत बनते भी हैं। देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, तीनों कोणों का योग जो होता है कितना होता है, 180। और त्रिभुज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से ज्यादा होगा। ठीक है, ज्यादा होगा। जैसे इसको समझिए, मान लीजिए दे दिया 5 3 और 7। 5 3 और 7, यहां समझ लीजिएगा दो छोटी भुजाएं, ऐसे लिख लीजिए, दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होगा। अब देखिए दो छोटी भुजा कौन है, 5 और 3। 5 और 3 को जोड़िए 8 हो गया। 8 7 से ज्यादा है, मतलब 5 3 और 7 से त्रिभुज बन सकता है। बात को समझिएगा, दो छोटी भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा से ज्यादा हुआ तभी हमारा त्रिभुज बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 3 6 और 12। अब देखिए छोटी भुजाएं हैं, 3 6 9 हुआ, ये है हमारा 12। दोनों छोटी भुजाओं का योग इससे ज्यादा नहीं है, इसलिए ये भुजाएं कोण नहीं बनाएंगी। आपसे एग्जाम में देगा वो,
4 ऑप्शन देगा, चारों में अलग अलग भुजाएं रहेंगी, पूछेगा कि इनमें से कौन त्रिभुज बना पाएगा या किन भुजाओं के जोड़ों से त्रिभुज बनेगा। तो आप चेक कर लीजिएगा चारों ऑप्शन में सब की वैल्यू को छोटे छोटे वाले को जोड़ के बड़े वाले से ज्यादा है कि नहीं है। अगर ज्यादा है तो त्रिभुज बनेगा, नहीं ज्यादा है तो नहीं बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए हमने लिख दिया 10, 20, 30। ठीक है, क्या लिख दिया हमने 10, 20 और 30। अब बराबर वाली बात आ गई। देखिए 10 और 20 को जोड़िए 30 आया और ये भी 30 है। ठीक है, तब भी नहीं बनेगा, दोनों भुजाओं का योग ज्यादा होना चाहिए। क्लियर? चलिए, तो ये बात हो गई त्रिभुज के विषय में। हम आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, हमने 2 रेखाओं की आकृति पढ़ी, हमने 3 रेखाओं की आकृति पढ़ी। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम चर्चा करते हैं 4 रेखाओं पे। 4 रेखाएं। देखिए जैसे 3 रेखाओं से बना था तो त्रिभुज, वैसे ही 4 रेखाओं से बनेगा तो चतुर्भुज। ठीक है, क्या हो जाएगा? चतुर्भुज। अब ये चतुर्भुज की बात कर लेते हैं और चतुर्भुज होता क्या है इसके विषय थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए चतुर्भुज की बात करें तो देखिए चतुर्भुज ये भी है, चतुर्भुज ये भी है, चतुर्भुज आपका कुछ और है ये भी है, सबके सब चतुर्भुज हैं, अर्थात 4 भुजाओं से बनी आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। लेकिन जैसे हमने देखा त्रिभुजों की अगर तीनों भुजाएं बराबर है तो समबाहु, 2 बराबर है तो समद्विबाहु, एक नहीं है तो विषमबाहु राक्षसों के नाम। वैसे ही चतुर्भुज का भी नियम है, उसको हम समझते हैं। देखिए पहली चीज, ये हो गई समांतर, ये हो गई समांतर, ये हो गई समांतर, ये इसके और ये इसके, ये समांतर। देखिए A, B, C और D। देखिए जब दोनों रेखाएं समांतर हों, 2 समांतर हों, ठीक है, ये वाला इसके और ये वाला इसके, जब दोनों रेखाएं क्या हो? समांतर हो। ठीक है, समांतर मतलब ऐसे इन दोनों के बीच की जो गैपिंग है वो सेम रहे। आप यहां से देख सकते हैं या यहां से देख सकते हैं। ठीक है, चतुर्भुज की पहली चीज क्या है? दोनों रेखाएं क्या हो? समांतर हो। उसके बाद में देखिए सम्मुख भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर हो। आमने सामने की भुजा, सम्मुख भुजा क्या हो? बराबर हो। और सम्मुख कोण क्या हो? बराबर हो। सम्मुख कोण बराबर हो। फिर से सुन लीजिए, ऐसे चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं, सम्मुख मतलब आमने सामने, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। ये जो टेढ़ा मेढ़ा बनाया है इससे कोई मतलब नहीं है भैया। ये देखिए ना, दोनों बराबर हैं, ऐसे कर दें तब भी तो बराबर है, चाहे ऐसे लिटा दें तब भी बराबर है। तो क्या मतलब है? जब 2 भुजाएं, आमने सामने की 2 भुजाएं बराबर हो, ये देखिए दोनों बराबर हो या सम्मुख बराबर हो, और इनके सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब ये कोण, आमने सामने के कोण, ठीक है, सम्मुख कोण बराबर हो तो ऐसे चतुर्भुज को हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज होने के लिए ये 2 क्वालिटी चाहिए। पहला, सम्मुख भुजा बराबर हो, दूसरा सम्मुख कोण बराबर हो। ठीक है, सम्मुख भुजा बराबर हो, दूसरा सम्मुख कोण बराबर हो। देखिए एक चीज और, यहां से जो लाइन आती है, यहां से ये और यहां से जो लाइन जाती है इसको बोलते हैं विकर्ण, और इसके विकर्ण एक दूसरे को काटते हो। ठीक है, इसके विकर्ण क्या करते हो? एक दूसरे को काटते हो। वो तो काटेंगे ही, ऐसा हो ही नहीं सकता ना काटे। विकर्ण क्या करते हो? काटते हो। तो इसको हम क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज। क्लियर? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो लंबाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब यहां ऊंचाई अलग से आएगा, निकलेगा, उसको देखिएगा। तो क्या होता है? लंबाई गुणे ऊंचाई। ऊंचाई आपकी यहां से निकलेगी, ऐसे 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 लाइन बना देंगे तो निकल जाएगा। हालांकि अभी वो इसका विषय नहीं है,
अभी हम क्या पढ़ रहे थे, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज मतलब दिमाग में रखिएगा, सम्मुख भुजाएं बराबर हो, सम्मुख कोण बराबर हो। ओके, चलो, सम्मुख भुजाएं बराबर हो, सम्मुख कोण बराबर हो, तो क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। चलिए अब देखिए, अगर इसी समांतर चतुर्भुज को हम ऐसे इसको सीधा कर दें, हथौड़ी से ठोक ठाक के इसको क्या कर दें, सीधा कर दें, तो अब आप देखिए यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री, अर्थात ऐसा समांतर चतुर्भुज, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें चारों कोण, जिसमें चारों कोण 90 डिग्री हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आयत। क्या कहते हैं, आयत, या दूसरे शब्दों में आयत भी समांतर, देखिए यही थ्योरी है इंपॉर्टेंट, यहां से पूछता है, दिमाग में रखिए, आयत भी समांतर चतुर्भुज है जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री होते हैं। अच्छा बताइए, अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो सीधी सीधी बात है, इसकी भी सम्मुख भुजा बराबर होंगी और सम्मुख कोण 90 90 90 90, ठीक है। तो जब हमने समांतर चतुर्भुज बोला तो आप समझ जाइएगा कि ये दोनों प्रॉपर्टी कॉमन हो चुकी है, ठीक है। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके कोण 90 डिग्री हो उसको हम क्या कहते हैं, आयत। क्या कहते हैं, आयत। थोड़ा सा और इसको हमने और पीट दिया, ठीक है, पीट पाट के इसको ऐसे कर दिया। अब देखिए, ऐसा समांतर चतुर्भुज, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें सभी कोण क्या हो, 90 डिग्री, तथा सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ग। क्या कहते हैं, वर्ग। समझ में आया अंतर, अंतर समझिएगा, अंतर। समांतर चतुर्भुज क्या था, जिसमें आमने सामने सम्मुख भुजाएं बराबर हो, सम्मुख कोण बराबर हो, वो है समांतर चतुर्भुज। ओके, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, केवल कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम आयत कहते हैं। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें कोण 90 डिग्री का हो प्रत्येक, साथ ही साथ भुजाएं भी बराबर हो, वर्ग। ठीक है, क्या कहते हैं, वर्ग। क्या कहते हैं, वर्ग। ठीक है, क्या कहते हैं, वर्ग। अब बात को समझिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां हमने क्या देखा, यहां हमने कोण तो 90 कर दिया, भुजाएं बराबर नहीं थी। यहां हमने भुजाओं को भी बराबर कर दिया, लेकिन कोण बराबर नहीं थे, मतलब कोण को भी बराबर कर दिया, भुजाओं को भी, तो उसको हमने कह दिया क्या, उसको हमने कह दिया आयत। क्या कह दिया, आयत। क्या कह दिया, आयत। अच्छा, अब एक और आकृति सोचते हैं। देखिए पहले वाले हमने क्या किया, पहले वाले हमने सबको 90 90 90 कर दिया, दूसरे वाले हमने 90 90 90 कर दिया, भुजाओं को भी बराबर कर दिया। तीसरा फिगर सोचिए, ये जिसमें सभी भुजाएं बराबर हों, ठीक है, सभी भुजाएं तो बराबर हैं, भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, लेकिन कोण बराबर नहीं है। अब ये लफड़ा कर दिया, अरे यार तो गड़बड़ हो गया, यहां तो कोण बराबर थे, हमने आयत कह दिया, यहां कोण भी बराबर थे, भुजाएं भी बराबर थी, हमने उसको वर्ग कह दिया। अब ये लफड़ा कर दिया, इसी का उल्टा कर दिया, उसने कहा रुको बेटा, उसने भुजाओं को बराबर कर दिया, कोण को अलग कर दिया, भुजाएं बराबर हैं, कोण अलग है। अब क्या कहें हम, तो इसको हम कहते हैं सम चतुर्भुज। क्या कहते हैं, सम चतुर्भुज। अंतर ध्यान से समझिएगा, नहीं बड़ी कंफ्यूजन होती है। एक आपका है समांतर चतुर्भुज और एक आपका है सम चतुर्भुज। सबसे बड़ा बाबू कौन है, बाबू है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज बाबू है। समांतर चतुर्भुज जो टेढ़ा था उसको ठोका हमने, जब कोण 90 डिग्री हो गया तो आयत, और ठोक ठाक दिया, कोण 90 तो था ही, भुजाएं भी बराबर हो गई, तो क्या हो गया, वर्ग। और ठोक दिया तो पीछा कैसे मुंह बा दिया, टेढ़ा हो गया, कोण गड़बड़ा गया, लेकिन भुजाएं अभी भी बराबर हैं,
तो उसको हम कहते हैं समचतुर्भुज। क्या कहते हैं? समचतुर्भुज। ठीक है, क्या कहते हैं? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, समचतुर्भुज। तो इतनी सारी चीजें, ये सब किससे बने हैं? समांतर चतुर्भुज से। समांतर चतुर्भुज, तो वर्ग क्या है? समांतर चतुर्भुज। आयत क्या है? समांतर चतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या है? वो भी समांतर चतुर्भुज। अब एक बचा रह गया है, समलंब। देखिए यही गड़बड़ है, इसको ध्यान रखिए। समलंब, यहां देखेंगे दो, देखिए ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होता है ऐसे। यहां देखिए ये भुजा क्या है? समांतर है, एक दूसरे के समांतर है, लेकिन ये बराबर भी नहीं होता, समांतर भी नहीं होता। तो ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं? समलंब। और समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2। ये दोनों समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और गुणे ऊंचाई। गुणे ऊंचाई, जैसे मान लीजिए अगर ये 10 है, ये 20 है, और ये ऊंचाई मान लीजिए 30 है, तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2। समांतर भुजाओं का योग यानी कि 10 + 20 गुणे 30, इसको हल कर लेंगे, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी को हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। ठीक है, समलंब समांतर चतुर्भुज नहीं होता। ठीक है, समलंब समांतर चतुर्भुज नहीं होता। ठीक, चलिए, तो यहां से हमने क्या देखा? यहां से हमने चतुर्भुज के विभिन्न आकृतियों के विषय में समझा और देखा। वीडियो के बाद 2-3 बार देख करके इसकी थ्योरी पूरी तरह से कंठस्थ कर लीजिएगा। एग्जाम में पक्का पूछता है इसे 1-2 सवाल कूट वाला। ठीक है, क्या पूछता है? कूट वाला। क्लियर? अब इस बात को समझते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम इसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा इसको हम एक बार आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे बड़ा चीज, सबसे पहले कौन आता है? समांतर। सबसे पहले आता है समांतर चतुर्भुज। देखिए जिसमें क्या होता है? सम्मुख भुजाएं और दोनों बराबर होती हैं। मतलब ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, साथ ही साथ सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसको हमने हथौड़ी से ठोक ठाक दिया, इधर पीट दिया, तो पीटने के बाद ये सीधा हो गया। जैसे ही सीधा हुआ, भुजाएं तो बराबर थी ही, हर एक कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ये समांतर चतुर्भुज बन गया आयत। क्या बन गया? आयत। इधर से भी पीटा हमने, इधर से भी पीटा, और पीट पाट के इसको पिचका दिया, और पीट पाट के पिचका दिया, तो ये अब बन गया वर्ग। वर्ग मतलब अब चारों भुजाएं बराबर हो गई। चारों भुजाएं, साथ ही साथ कोण भी क्या हो गया? 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, हम इंसान बदतमीजी और हमने पीट दिया इसको। जैसे ही और पीटा, इसका मुंह फूल गया, इसका मुंह बुकचास फूल गया। ठीक है, जब इसका मुंह बुकचास फूल गया तो हमने देखा इसकी चारों भुजाएं तो बराबर हैं, चारों भुजाएं बराबर हैं, लेकिन कोण बराबर नहीं है। तो इसको हमने क्या कहा? इसको हमने कहा समचतुर्भुज। क्या कहा हमने? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, इसको हमने औरोलतिया दिया, तो ये पचक पुचुक गया एकदम से जाओ, ये गुस्सा आ गया, हम बनेंगे ही नहीं। तो इसको हम कहते हैं समलंब। क्या कहते हैं? समलंब। ठीक है, जिनमें से आपका समांतर चतुर्भुज का रूप ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये नहीं होता। ठीक है, ये डिस्टर्ब हो जाता है। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये हमने देखा समांतर चतुर्भुज के विभिन्न आकृतियों के विषय में। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए भाई, हमने क्या पढ़ा? अगर एक लाइन है तो रेखा, 2 से कोण, 3 से त्रिभुज, 4 से चतुर्भुज। अब यही 5 हो गया। अगर रेखाओं की संख्या, अगर रेखाएं 3 हैं तो हमने देखा त्रिभुज, 4 है तो चतुर्भुज, 4 है तो चतुर्भुज, 5 है तो पंचभुज, 6 है तो षटभुज, 6 है तो षटभुज, ऐसे 7 है तो सप्तभुज, 8 है तो अष्टभुज। ठीक है, अब मान लीजिए बहुत सारी रेखाएं हैं। ठीक है, बहुत सारी, या बहुत बड़ा डायग्राम ऐसे से बन गया, ऐसे ऐसे ऐसे। जैसे देखिए, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे बहुत सारा बन गया। तो ऐसी आकृति को हम कहते हैं बहुभुज। क्या कहते हैं? बहुभुज। बहुभुज मतलब एक ऐसी आकृति जिसमें बहुत सारी रेखाओं का निर्माण हो,
या बहुत सारी रेखाओं से वो बना हो। ठीक है, बहुभुज के परिप्रेक्ष्य में कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे बहुभुज का अंतःकोण का योग क्या होता है, बहुभुज के अंतःकोण का योग क्या होता है, अंतःकोण का योग कितना होता है, देखिए निकालने का फॉर्मूला इसका है n-2 गुणे 180। ठीक है, अब अच्छा हम कह दें बहुभुज जगह हमें त्रिभुज का निकालना हुआ, देखिए ध्यान समझिए कितना मस्त आएगा ये। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग क्या हो जाएगा, n की जगह रखिए 3 - 2 गुणे 180 यानी कि 1 गुणे 180। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180, यानी कि त्रिभुज के अंदर जितने कोण बन जाएं उन सब का योग कितना होगा 180। अच्छा, त्रिभुज की जगह अगर हम चतुर्भुज की बात करें, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग क्या होगा, यहां रखिए 4 - 2 गुणे 180 यानी कि 2 गुणे 180 यानी कि 360। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा 360। यही अगर हम पंचभुज की बात कर देंगे तो n की जगह 5 - 2 गुणे 180 यानी कि 3 गुणे 180 यानी कि 540। तो पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा 340। तो आपसे जब भी पूछेगा अंतःकोणों का योग, चाहे पंचभुज पूछ ले, षष्ठभुज पूछ ले, अष्टभुज पूछ ले, दशम, बारहम, पचासम, जो मन तो भुज पूछ ले, बस आपको n की जगह पे जितना भुज पूछेगा उसकी वैल्यू रख देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो ये तो ये हो गया, दे दिया। अब अगर मान लीजिए पूछ लिया प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा, तब तो फंस जाएंगे आप। प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा, अब ध्यान समझिए, ये पूरा अंतःकोण का योग पूछा था, आपसे पूछ ले रहा है कि प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा, प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा। तो उसका सूत्र है n-2/2 गुणे 180 या n-2 गुणे 90, ऐसे आप कर दीजिए तो भी आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो भी आपका उत्तर आ जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रत्येक कोण इतना हो जाएगा। ठीक, जैसे अब जो भी आपसे कहेगा आप आराम से यहां से सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला है बहिष्कोण कितना होता है। ठीक है, कितना बहिष्कोण, तो बहिष्कोण होता है 360/n। ठीक है, 360/n, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, 360/n होता है। क्या होता है भैया, प्रत्येक बहुभुज का बहिष्कोण। ठीक है, बहिष मतलब बाहर वाला, जो भी आपसे कहेगा आप फॉर्मूला रख दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गए बहुभुज से संबंधित कुछ सूत्र जो हमको याद रखने हैं और एग्जाम में ये आता है। चलिए अब देखिए बहुभुज की चर्चा करने के बाद में अब रेखा गणित का लगभग हम लोगों ने 90% सेक्शन हम लोगों ने कवर कर लिया है, जो कि हमारे सिलेबस में है। अब इसके बाद कुछ बचता नहीं है, थोड़ी बहुत चीजें हैं उसको हम आपको समझा देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए किसी भी आकृति में, जैसे अब ये आकृति बन गई तो ये इसका कोना होता है, कोना जिसको हम शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, शीर्ष। ठीक है, अब हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए संपूरक और कोटिपूरक कोण, देखिए कोटिपूरक कोण, कोटिपूरक कोण मतलब होता है दो कोणों का योग, जैसे a + b इसका योग 90, और समपूरक, यहां से देखिए प्रश्न पूछता है समपूरक का मतलब होता है दो कोणों का योग कितना है 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह दें 35 का कोटिपूरक बताइए। अच्छा, अगर एक 35 है तो दूसरा वाला मान लीजिए x रहा होगा, दोनों का योग कितना होगा 90, x बराबर 90 - 35। सिंपल सी बात है। जैसे हम कह दे 50 टॉफी है, 50 में से एक 30 ले गया तो बचा कितना 20, माइनस कर देंगे। सेम चीज यहां पर भी है, कोटिपूरक मतलब दो कोणों का योग 90, यानी कि पहले कोण और दूसरे कोण को मिला दीजिए 90 होना चाहिए। अगर एक 80 है तो दूसरा कितना होगा 10। क्लियर। ऐसे ही समपूरक में अगर एक 150 है तो दूसरा 180 - 150 यानी कि 30 होगा, दोनों को जोड़ के 180 आना चाहिए। क्लियर, पूरक और समपूरक की। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम आपको बताएंगे। फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए, देखिए आसान है,
जैसे हम कह दें 40 का आपको कोटि पूरक बताना है, कोटि पूरक, कोटि पूरक मतलब दोनों को जोड़ के 90 करना है। अगर एक 40 है तो दूसरा कितना होगा, 90 माइनस 40 यानी कि 50। सिंपल। समपूरक की बात करें, हमने कहा 120, इसका समपूरक बताइए, तो 180 में से 120 घटा दीजिए, कितना आएगा, 60। सिंपल। ठीक है, चलिए अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है, एक तीसरी रेखा, तो उसको हम कहते हैं तिर्यक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा। देखिए इस संबंध में जब भी आपको एग्जाम में ऐसी आकृति मिले तो यहां से 2-3 चीजें आपको जाननी है, वो ध्यान रखिए। देखिए पहला क्या जानना है आपको, जो यहां पे एफ जैसा दिखता हो, एफ जैसा, एफ, इसको बोलते हैं संगत कोण। फ्रेंड यानी कि दोस्तों की संगत होती है, तो एफ जैसी आकृति को हम कहते हैं संगत कोण, और ये हमेशा बराबर होंगे। जैसे देखिए ये और ये कोण, देखिए ये और ये कोण क्या है, संगत कोण। मान लीजिए अगर ये 10 है तो ये भी 10 ही होगा, तो संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। अब ये एफ यहां टेढ़ा है, इस तरफ की बात करें तो देखिए ये और ये, देखिए एफ जैसा लग रहा है ना, ऐसे देखिए एफ जैसा लग रहा है। तो जब भी आपको एफ जैसा आकृति मिल जाए यानी कि फ्रेंड वाला, तो उसको हम कहते हैं संगत कोण। क्या कहते हैं, संगत कोण। क्या कहते हैं, संगत कोण। इसको ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए अब हम ढूंढते हैं। देखिए जब आपको Z वाला मिल जाए, Z जैसा, देखिए ये वाला और कहा गया ये वाला। ठीक है, देखिए ये दोनों, देखिए अगर हम थोड़ा सा अगर हम इसको भूल जाएं और इसको भूल जाएं, देखिए Z जैसा बन गया कि नहीं बन गया। तो जब आपको Z जैसा आकृति मिल जाए उसको बोलते हैं एकांतर कोण। क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। ठीक है, एफ वाला फ्रेंड यानी कि संगत कोण, और हमेशा बराबर होंगे। जैसे मान लीजिए अगर ये 50 है तो ये भी 50 है, आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आंसर। मान लीजिए किताब में दे दिया कि ये x है और ये मान लीजिए 105 है, तो x का मान बताइए 105, बस खत्म, सीधा। ठीक है, तो दोनों बराबर होते हैं। चलिए अब एक जो कैंची जैसे इसके विपरीत ये है, इसके विपरीत ये है। ठीक है, मतलब कैंची वाला, ऐसे ऐसे क्रॉस वाला, खतरा वाला, उसको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, ऐसे एक्स वाला। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। क्लियर। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है तब संगत कोण का निर्माण होता है। संगत मतलब एफ मतलब फ्रेंड, एकांतर कोण का निर्माण होता है मतलब जेड, और उसके साथ ही साथ एकांतर कोण के साथ ही साथ हमें निर्माण होता है किसका, जो हमने अभी आपको लास्ट में बताया, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। वीडियो को अच्छे देखिएगा, थ्योरी जानना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर से आधे क्वेश्चन तो थ्योरी से आते हैं, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल। ठीक है, तो वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। धन्यवाद।